लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर्च फॉर गेम्स पढ़ा था और सर्च फॉर गेम्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से गेम्स में सर्च होते हैं। आज के लेक्चर में जो है हम देखेंगे व्हाट इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ये नेक्स्ट यूनिट है, इसको कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये एआई का एक पार्ट है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से किया जा सकता है ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एआई में मेनली फोर टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें पहला है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है प्रोडक्टिव रूल, तीसरा है सिमेंटिक नेटवर्क और चौथा है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में कई टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन मेनली हमें दो ही टाइप के पढ़ने हैं, जिसमें पहला है प्रोपोजिशनल लॉजिक, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक और अदर्स लॉजिक। और भी लॉजिक्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें दो ही पढ़ना है, प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो देखिए इन चारों को ब्रीफ में मैं बता दे रहा हूँ। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस में आप एंड और नॉट इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे, फॉर ऑल, फॉर सम, इस तरह के सिंबल्स का यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रोडक्टिव रूल क्या था? प्रोडक्टिव रूल ये कहता है कि इफ प्रपोजिशनल लॉजिक 1 इज ट्रू एंड प्रपोजिशनल लॉजिक 2 इज ट्रू देन 3 इज ऑल्सो ट्रू। यानी कि अगर दो प्रपोजिशनल लॉजिक ट्रू है तो तीसरा इंप्लाइज करेगा कि तीसरा भी ट्रू है। इस तरीके से प्रोडक्टिव रूल होता है। ये भी आप बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगला है सिमेंटिक नेटवर्क। सिमेंटिक नेटवर्क को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, नोट्स बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का और नोट्स की मदद से, ग्राफ की मदद से उसको दिखाते हैं, जिसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा इन दोनों लॉजिक्स को बताने के बाद और इन दोनों लॉजिक्स के बीच में डिफरेंस बताने के बाद। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका भी ब्रीफ हम केवल जानेंगे। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि स्लॉट्स बने होते हैं, फ्रेम्स बने होते हैं और स्लॉट्स के अंदर जो है एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू दी रहती है। यहाँ कुछ एट्रीब्यूट है, यहाँ उसकी वैल्यू दी हुई है। तो क्या हुआ, एट्रीब्यूट सपोज कर लीजिए कि एक ABC कोई पर्सन है, उसकी एट्रीब्यूट है जॉब, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ही इज इंजीनियर। तो जॉब एट्रीब्यूट में जॉब आएगा और वैल्यू में इंजीनियर आएगा। वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है। अगर एज आ जाए, एट्रीब्यूट एज आ जाए तो वैल्यू हो जाएगी मान लीजिए 25, तो उसकी एज कितनी है, 25 है। तो इस तरीके से फ्रेम रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम स्लॉट्स का यूज करते हैं। स्लॉट्स में एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होते हैं, जिसको हम लोग फैसेट्स या फैक्ट्स कहते हैं। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से थोड़ा बहुत, इसी तरीके से जैसे बताया हूं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, प्रपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो कंप्यूटर को किसी चीज़ को समझाने के लिए, किसी सेंटेंस को, इसी लॉजिक्स का यूज़ करता है और इन्हीं लॉजिक्स की मदद से चीज़ों को फाइंड आउट करता है। तो पहले हम किस पे आते हैं, प्रपोजिशनल लॉजिक पे आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। पहला जो है प्रपोजिशनल लॉजिक
प्रपोजिशनल लॉजिक होता है। ठीक है, अब देखिए प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। प्रपोजिशनल लॉजिक किसी भी चीज के ट्रू या फॉल्स के लिए होता है। अगर मैं कहूं कि ऑल रोजेज आर रेड, अगर सारे ही रोज रेड हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर रोज के लिए हम यस या नो की कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है मेनली किसी भी सिंगल एंटिटी, जैसे ऑल जहां आ गया, ऑल या सम आ गए, यानी कि एक से ज्यादा एंटिटी आ गए, तो वहां पे प्रोपोजिशनल लॉजिक काम नहीं करता। वहां पे फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक यूज होता है, जहां ग्रुप्स बंचेज ऑफ चीजें हो। बट सिंगल किसी एलिमेंट के लिए या सिंगल किसी एंटिटी के लिए प्रोपोजिशनल लॉजिक का हम यूज करते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक की उस एंटिटी के लिए प्रोपोजिशनल लॉजिक की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अगर हम कहें ऑल रोजेज आर रेड, तो वहां तो सारे ही रोज आ गए हैं, किसी एक पर्टिकुलर रोज के लिए हम ट्रू या फॉल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां सारे रोजों को रोजेस यूज किए जा रहे हैं, इस वजह से वहां पे फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक यूज होगा। अब देखते हैं प्रेडिकेट लॉजिक का पहले सिंबल्स देख लेते हैं, फिर सेंटेंसेस देखेंगे किस तरह के सेंटेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहां क्या है, वर्ड क्या होगा, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, क्लियर दिखेगा नहीं। प्रोपोजिशनल लॉजिक को शॉर्ट फॉर्म में पीएल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दिखाएंगे यहां पीएल। ठीक है, वर्ड क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे नॉट है, ठीक है, एंड है, और है, इम्प्लाइज है, इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, नॉट का सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है, नॉट, एंड का, और का, इम्प्लाइज का, और ये बाई डायरेक्शनल होता है इफ एंड ओनली इफ के लिए। अब एग्जांपल सपोज कर लीजिए कि दो एंटिटी है ए और बी, तो अगर हमें ये दिखाना है कि नॉट ए, ए नहीं होगा, तो नॉट ए अगर दिखाना तो आप दिखाएंगे ऐसे, नॉट ए एक सिंगल एंटिटी के लिए। ठीक है, एंड को दिखाना है यदि ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों हो, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे ए एंड बी। ए और बी, यहां दिखाएंगे ए और बी। इंप्लाइज का है इफ ए देन बी, तो ये इंप्लाइज करेगा इफ ए देन बी। इफ एंड ओनली इफ ए देन बी, इफ एंड ओनली इफ यूज होगा, तो यहां बाई डायरेक्शनल हो जाएगा ए बी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हम किसी भी ए और बी वेरिएबल को, किसी वर्ड को ए या बी वेरिएबल मान लिए हैं, और उसको ए या बी वेरिएबल मानते हुए उसको एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं। यानी प्रीपोजिशनल लॉजिक में आप किसी सेंटेंस को बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लीजिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि एक सेंटेंस का एग्जांपल ले लेता हूं। ए क्या कह रहा है, इट इज हॉट। बी क्या है, सॉरी वेरिएबल बाद में करेंगे, पहले हम सेंटेंस को ही लिख लेते हैं। इट इज हॉट, इट इज ह्यूमिड, इट इज रेनिंग। ठीक है, तो तीन सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज हॉट, इट इज ह्यूमिड, इट इज रेनिंग। ठीक है, ये
सेंटेंस हमने कहां से निकाला है? अब देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ, सपोज कर लीजिए, इट इज ह्यूमिड देन इट इज हॉट। अगला सेंटेंस है इट इज hot and humid then it is not raining। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस है। दो सेंटेंस में से हमने इट इज ह्यूमिड को लिया, क्या मान लिया? इट इज ह्यूमिड को हमने क्या मान लिया? बी। इट इज हॉट को हमने क्या मान लिया? ए। इट इज हॉट को हमने ए मान लिया, इट इज हॉट को हमने ए मान लिया है, ह्यूमिड को हमने बी मान लिया है। देन इट इज रेनिंग, यानी रेनिंग को हमने क्या मान लिया है? सी मान लिया है। ठीक है, अब इसको पीएल की मदद से हमें बूलियन एक्सप्रेशन में दिखाना है। तो हम जब इन वर्ड्स को किस तरीके से यूज करते हैं, सिंबल्स का ध्यान रखेंगे, तो ये इजीली आपका बूलियन एक्सप्रेशन में, प्रीपोजिशनल लॉजिक में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका जो पीएल है वो इन सेंटेंस को कैसे करेगा वो देख लीजिए। अब देखिए, इट इज ह्यूमिड यानी बी, इट इज ह्यूमिड बी, देन इट इज हॉट। तो देन के लिए हमने इंप्लीकेशन साइन का यूज किया था। देखिए इफ देन के लिए हमने इंप्लीकेशन साइन का यूज किया था अभी। तो क्या हो जाएगा? इट इज ह्यूमिड बी देन इट इज हॉट, यानी कि इंप्लाइज करेगा देन, हॉट यानी ए, बी इंप्लाइज ए हो जाएगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन। अगला क्या है? इट इज हॉट एंड ह्यूमिड, मतलब हॉट भी है ह्यूमिड भी है, देन इट इज नॉट रेनिंग। अब देखिए यहां पे एंड का यूज हुआ है और देन का यूज हुआ है, वहां कॉमा है, एंड का यूज हो तो एंड का यूज करेंगे। इट इज हॉट यानी कि ए एंड इट इज ह्यूमिड यानी बी, दोनों बोथ है। अगर ये दोनों होगा देन इंप्लाइज इट इज रेनिंग के साथ क्या है? नॉट, यानी नॉट वाला सिंबल लगाएंगे। इट इज नॉट रेनिंग किससे रिप्रेजेंट किए? सी से। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन से आपने दिखा दिया है। ठीक है, तो बढ़िया है, रिप्रेजेंटेशन हो गया है इसका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? अगर मैं लिखूं एवरी बॉय लाइक्स क्रिकेट यानी ऑल बॉयज लाइक्स क्रिकेट, तो क्या इसको आप पीएल से दिखा सकते हैं? प्रोपोजिशनल लॉजिक से। प्रोपोजिशनल लॉजिक वहां फेल हो जाएगा जहां पे ऑल, सम या एवरी का यूज होगा। वहां पे हम एफओएल यानी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करते हैं, या सिंपली प्रेडिकेट लॉजिक भी बोलते हैं उसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FOL भी कहते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, गोरिल्ला इज ब्लैक। ठीक है, तो गोरिल्ला आपका कांस्टेंट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको FL में, गोरिल्ला क्या है? ब्लैक है, यानी गोरिल्ला इज ब्लैक। अब मैं अगर ये लिखूं जॉन इज टॉल, तो क्या हो जाएगा? जॉन, और यहां पे आपने टॉल रख दिया है रिप्रेजेंट करने के लिए, वैल्यू जॉन की क्या है? टॉल है।
तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक तरीका और है कि गौरिल्ला को x मान लें आप। आपने क्या मान लिया है? गौरिल्ला x इंप्लाइज दैट ब्लैक क्या है? x है। तो आपने क्या दिया? गौरिल्ला इज x, यानी x से रिप्रेजेंट किया और गौरिल्ला क्या है? ब्लैक है। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जॉन को भी ऐसे कर सकते हैं, जॉन इज y और टॉल कौन है? y। तो ये एक प्रेडिकेट लॉजिक को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका होता है। सेम चीजें यूज होती हैं जो आपकी प्रोपोजिशनल लॉजिक में यूज हो रही है। से इम्प्लाइज का सिंबल है, एंड का सिंबल है, ये सारी चीजें यूज होती हैं। बट ये होता है कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर सम, इन सब चीजों के लिए हम अलग क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे हम कि अगर क्वांटिफायर नहीं होता तो क्या प्रेडिकेट लॉजिक बनता किसी सेंटेंस का। तो हम मान लीजिए यहां लिख देते हैं, ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट। तो इसका सिंपल कैसे बनेगा? लाइक आपका एट्रीब्यूट को बता रहा है, तो लाइक कांस्टेंट क्या है? बॉयज, और किसको लाइक कर रहे हैं? क्रिकेट को। ठीक है, बॉयज लाइक क्रिकेट्स। तो कुछ इस तरीके से ये बन रहा है, तो लग रहा है कि ठीक है, सही है, ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट है, तो बॉयज लाइक क्रिकेट यहां बन रहा है। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो लिख रहा हूं सम बॉयज लाइक क्रिकेट। तो क्या हो रहा है यहां पे कि हमने लाइक लिखा हुआ है और यहां पे हमने बॉयज और क्रिकेट, तो सेम प्रेडिकेट बन रहा है दोनों का। देखिए सेम प्रेडिकेट बन रहा है, यहां भी है सम बॉयज लाइक क्रिकेट, तो यहां पे ऑल और सम के बीच में हमें डिफरेंस ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी डिफरेंस को दिखाने के लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज करते हैं ऑल और सम के लिए। अगर हम वेन डायग्राम से समझेंगे कि ये अगर बॉयज हैं और इधर अगर क्रिकेट है वेन डायग्राम में, तो ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट, यानी जितने बॉयज है सब के सब किसको लाइक कर रहे हैं? क्रिकेट को। तो ये पूरा ही आ रहा है इसमें। और सम में देख रहे हैं, तो अगर बॉयज हैं और यहां आपका क्रिकेट है, तो इंटरसेक्शन में कुछ पोर्शन ही दिखाई दे रहा है, यानी सम बॉयज लाइक क्रिकेट। तो वेन डायग्राम में भी दोनों के साफ साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है वो चीज यहां देख लेते हैं समझने के लिए। उसके बाद मैं इसके लिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर की मदद से प्रेडिकेट लॉजिक बनाऊंगा। ठीक है, तो क्वांटिफायर पहले देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दो तरह के क्वांटिफायर होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम लोग दिखाते हैं इनवर्स ऑफ ए से, और जो x किसी x कांस्टेंट x बॉय हो सकता है, x कोई नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x किसी का नेम हो सकता है, x बॉय हो सकता है, x कोई एंटिटी हो सकती है, चेयर हो सकता है, ट्री हो सकता है, तो उसको हमने x दिखाया। यहाँ पे आप x y कुछ भी मान सकते हैं। मेन है यूनिवर्सल क्वांटिफायर को इनवर्स ऑफ
ए से दिखाते हैं और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को इनवर्स ऑफ ई से दिखाते हैं फॉर एक्स के लिए। तो यहाँ पे ऑल आ गया, एवरी आ गया, ऐसे चीज़ों के लिए आप इसका यूज़ करेंगे और सम के लिए आप यूज़ करेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का। ठीक है, अब जरा हम अपने पिछले सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं इन दोनों की मदद से। तो हम उसको दोबारा लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या था? ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट। ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट। तो इसको कैसे लिखेंगे इन्वर्शन क्वांटिफायर की मदद से? प्रेडिकेट लॉजिक कैसे बनेगा? ऑल, ऑल मीन्स इनवर्स ऑफ ए एक्स। ऑल बॉयज यहाँ कांस्टेंट है तो हमने क्या मान लिया? एक्स को बॉयज मान लिया है, सच दैट बॉयज कौन है? एक्स है। और ये आपका इंप्लाई क्या कर रहा है? लाइक्स, यानी कौन लाइक कर रहा है? एक्स। एक्स कौन है? बॉयज है। एक्स लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, अब हम करेंगे, ये इसके लिए हो गया, सम बॉयज लाइक क्रिकेट। तो सम बॉयज लाइक क्रिकेट के लिए क्या हो जाएगा? सम के लिए हम ये वाला एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज कर रहे हैं, इस वाले क्वांटिफायर का। तो सम एक्स सच दैट बॉयज कौन है? एक्स है। आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं दोनों में। लाइक यहाँ पे हमने इंप्लाइज का यूज किया था, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में आप एंड का यूज करेंगे, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। सम बॉयज सच दैट बॉयज क्या है? एक्स है। लाइक एक्स क्या लाइक कर रहा है? क्रिकेट। तो यहां साफ दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। सम किसके लिए यूज हो रहा है और ऑल किसके लिए यूज हो रहा है, ये दोनों चीजें आपको यहां पे साफ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेंटेंस, दोनों जगह अगर आप जब लॉजिक बनाएंगे पीएल या फिर एफओएल के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में अगर सिंगल इवेंट की बात हो रही है, सिंगल एंटिटी की बात हो रही है, तो पीएल का यूज करना रहेगा। और ऑल या फिर सम या किसी ग्रुप का अगर यूज हो रहा है तो आप एफओएल का यूज करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पीएल और एफओएल में डिफरेंस क्या है, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे जो कि आगे लेक्चर में होगा। फिलहाल पीएल एफओएल यही है। अदर्स लॉजिक भी होते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक में अदर लॉजिक्स भी होते हैं, बट अदर लॉजिक्स को हमें नहीं पढ़ना है। हमें प्रोडक्टिव रूल का एक सिंपल से समझना है क्या होता है, हमने देख लिया था, जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का सेकंड टाइप था। उसके बाद हमने सेमेंटिक देखा था, जिसका एक हम डायग्राम बना करके समझ लेंगे। उसके बाद हमने देखा था फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। तो मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ सेमेंटिक का। तो सेमेंटिक का देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हम सेमेंटिक का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था, यहाँ सेंटेंस लिख दे रहे हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ knowledge
in form of graphical नेटवर्क। ठीक है, यानी कि हम नॉलेज को ग्राफिकल नेटवर्क्स की मदद से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल में किस तरीके से इसको किया गया ये देखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। देखिए, पीएल एफओएल में बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू दिखाते हैं, बट सेमेंटिक में आप किससे दिखाते हैं? ग्राफिकल नेटवर्क से दिखाते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है टॉम इज कैट, टॉम इज ग्रे, टॉम इज मैमल, टॉम is owned by जॉन। ठीक है, तो यहां पे सारी जगह बात टॉम की ही हो रही है, तो हम ग्राफिकल नेटवर्क में टॉम को सेंटर नोड मान लेते हैं। और पहला क्या है? टॉम इज ए कैट। ठीक है, ठीक है, टॉम क्या है? टॉम इज ए, यहां इज ए लिख देते हैं, कैट। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नोड से ये हो गई। दूसरा क्या है? टॉम इज ग्रे, या टॉम कलर इज ग्रे लिख सकते हैं, टॉम कलर। यहां क्या हो जाएगा? टॉम कलर इज ग्रे। देन क्या है? टॉम इज मैमल। देखिए, टॉम इज मैमल लिखा है और टॉम क्या है? कैट है, एंड एवरी कैट इज मैमल। तो ऑटोमेटिकली यहां क्या हो जाएगा? यहां कैट इज मैमल भी लिखा जा सकता है। तो बजाय डायरेक्ट यहां से दिखाने के हम क्या दिखा सकते हैं? कैट इज मैमल, टॉम इज ओन्ड बाय जॉन। तो टॉम को कौन ओन कर रहा है? सॉरी, जॉन। हाँ ठीक है, टॉम इज ओन्ड बाय जॉन। तो ये सिमेंटिक का हमने क्या कर दिया? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है ग्राफिकल नेटवर्क में। अब इसी को अगर पीएल से दिखाते तो टॉम इज कैट, तो कैसे लिखते? टॉम कांस्टेंट है, टॉम कैट, टॉम इज ए कैट, टॉम इज कलर इज ग्रे, टॉम का क्या कलर है? ग्रे है। इस तरीके से आप पीएल में दिखाते हैं, या फिर एक्स मान के भी कर सकते थे, बट वो कैसा होता? बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता। बट ये बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं है, ये नेटवर्क के फॉर्म में है, नेट ग्राफिकल नेटवर्क के फॉर्म में है। तो यहाँ भी एक डिफरेंस हमें दिखाई दे दिया है। हाँ, अब फ्रेम रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं क्या है। शॉर्ट है, इसी में खत्म हो जाएगा। फ्रेम रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखिए, लिख लेते हैं, फ्रेम आर रिकॉर्ड लाइक structure that consist of a collection of slots,
are attributes and corresponding slot values. Slots have names and value called as facts. देखिए क्या होता है देखिए क्या होता है, फ्रेम्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी चौथा वाला जो टाइप्स था उसका ब्रीफ देख लेते हैं. फ्रेम्स आर रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. फ्रेम आपका एक रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ स्लॉट्स, जिसमें कलेक्शन ऑफ स्लॉट्स बने रहते हैं. वो स्लॉट्स क्या होते हैं? स्लॉट्स आर एट्रीब्यूट्स एंड करस्पॉन्डिंग स्लॉट वैल्यूज, यानी उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी वैल्यू होता है. स्लॉट्स ऑफ नेम्स, जैसे एट्रीब्यूट को बोला, नेम्स एंड वैल्यूज कॉल्ड एज फैक्ट्स और फैसेट्स. तो स्लॉट के पास नेम होता है जिसको हमने यहाँ एट्रीब्यूट बताया हुआ है, नेम्स वगैरह होते हैं, नेम्स या जो भी एट्रीब्यूट है वो लिख सकते हैं, एंड वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू दी रहती है, इसे हम फैक्ट्स कहते हैं. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल क्या होगा? सपोज कर लीजिए कोई ABC पर्सन है, ठीक है, तो एक स्लॉट बन गया है ABC उसके नाम के लिए, ठीक है, यानी नेम हम लिख सकते हैं ऐसे करके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम वैल्यू क्या है? ABC, ठीक है. नेम क्या है? नेम क्या है? ABC नेम है. वैल्यू एक कीवर्ड है, वैल्यू जो है वो कीवर्ड है जो कि बता रहा है किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी. अब नेम ABC है तो उसका कुछ प्रोफेशन भी होगा, तो प्रोफेशन क्या है? वैल्यू इंजीनियर. एज, एज क्या है? एज की वैल्यू 25. सिटी, सिटी की वैल्यू क्या है? सूरत. स्टेट, स्टेट की भी कुछ वैल्यू होगी, क्या है? गुजरात. ठीक है, तो देखिए हमने ABC नाम का कोई पर्सन है जिसका नाम हमने वैल्यू कीवर्ड यूज किया हुआ है, और ये फ्रेम्स में डिवाइड है, यानी स्लॉट्स में डिवाइड है. स्लॉट्स में क्या क्या है? नेम है जो पहले बताया था, और उसकी वैल्यू क्या है? ABC है. ठीक है, तो नेम्स होते हैं यानी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इसकी वैल्यू, यहाँ क्या? प्रोफेशन एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू इंजीनियर दी हुई है. एज एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू 25 दी हुई है. सिटी आपकी एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू सूरत दी हुई है, और स्टेट एक आपकी एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू गुजरात दी हुई है. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वैल्यू जो है आपका वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकता है. तो आप वैल्यू को आप अगर एज है तो एज तो आप न्यूमेरिक में दिखाएंगे, इसलिए 25 लिखा हुआ है. प्रोफेशन आपने वर्ड में दिखाया हुआ है. तो इस तरीके से फ्रेम रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें स्लॉट्स दिया हुआ है, और इसी नेम या कह सकते हैं एट्रीब्यूट और वैल्यूज़ को हम फैसेट्स या फैक्ट्स कहते हैं, जिसको हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे. फिलहाल आज के लिए इतना ही. आगे लेक्चर में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, PL और FL में क्या डिफरेंस है. थैंक यू.